पाकिस्तान के अंदर तो आपने देख ही लिया होगा ट्विटर के ऊपर जो ट्रेंड चल रहा है कि जी जो पीटीआई के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं रऊफ हसन साहब, उनके ऊपर जो है आज अटैक किया गया है और कुछ अनआइडेंटिफाइड लोग थे जो कि अपेरेंटली ट्रांसजेंडर थे। ये एक लोकल टीवी चैनल से बाहर आ रहे थे इस्लामाबाद में जब एक आदमी चलता हुआ इनके पास आया। जब इनको लगा कि ये ठीक नहीं है, ये पीछे होने की इन्होंने कोशिश की, तो उसने कुछ और भी 3-4 लोगों को बुला लिया और उन्होंने पकड़ के इनको काफ़ी मारा पीटा। फिर एक जो पासर बाय था वो जब इंटरव्यू उसने किया तो ये सब लोग भाग गए। एक आदमी जो है कॉन्स्टेंटली इनकी मूवी बनाता रहा। अब ये पता नहीं है कि ये रियलिटी में भी ट्रांसजेंडर थे या ट्रांसजेंडर बने हुए थे। इसके ऊपर पीटीआई ने बड़ा रिएक्शन शो किया है। उन्होंने कहा जी कि अगर हमारी जो लार्जेस्ट पार्टी पाकिस्तान की है उसके स्पोक्स पर्सन पर भी ब्रॉड डे लाइट में और वो भी कैपिटल में इस तरह से अटैक हो सकता है तो बाकी लोग जो हैं उनके बारे में तो आप सोच सकते हैं। और उन्होंने कहा जी कि ये इंतहाई जो है शेमफुल और डिप्लोरेबल एक्ट है कि पार्टी जो है उसके मेंबर्स को कोई भी सेफ्टी प्रोवाइड नहीं की जा रही। इसके ऊपर बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने भी रिएक्शन शो किया है। आज की एक और जो सबसे बड़ी खबर जिसको आप समझ सकते हैं पाकिस्तान की, पीटीआई के जो प्रेसिडेंट हैं जी परवेज़ इलाही साहब, उनको आज लाहौर के कोट लखपत जेल से छोड़ दिया गया है। और यानी पहले भी बहुत सारे ऑर्डर्स इनके बारे में आते थे कि इनको आप छोड़ दें, जो है वो देती थी कोर्ट, इनको ऑर्डर देती थी, लेकिन इनको बार बार जो है री अरेस्ट कर लिया जाता था। इनको पकड़ा गया था जून 1, 2023 में ऑन करप्शन केस और उस वक्त से इनको डाला हुआ था। लेकिन असल में तो बात ये थी कि मई 9 के जो राइट्स हुए थे उस सिलसिले में जो ये पीटीआई के बहुत सारे ऑफिशियल्स को जेलों में डाला गया था, उसी सिलसिले में इनको भी डाला गया था और इनको इनके घर के बाहर से जो है अरेस्ट किया गया था। आज लाहौर हाई कोर्ट ने इनकी बेल जो है वो अप्रूव की है इन पंजाब असेंबली इलीगल रिक्रूटमेंट केस। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर जो हैं उन्होंने अपना जो वर्डिक्ट था पहले रिजर्व किया था ऑन इलाही साहब बेल पटिशन और उसके बाद जो है फिर इनको छोड़ दिया गया। अब वो अपने घर जो हैं वो पहुंच गए हैं। इससे पहले जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट थी उसने ऑर्डर दिया था इंटीरियर मिनिस्ट्री को कि ये सारे प्रोसीजर्स जो हैं कंप्लीट किए जाएं। जब इनकी प्ली आई थी कि इनको या तो हाउस अरेस्ट में रखा जा सकता है या कि फिर इनको जो है वो हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा सकता है, तो उसके सिलसिले में आज ये इनको रिलीफ मिली है। इलाही साहब ने अल्लाह का बड़ा शुक्रिया अदा किया और उन्होंने जजेस का भी बड़ा शुक्रिया अदा किया कि उनके सामने ट्रूथ आया और उनको रिलीज़ किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी जो हैं, जिन्होंने कि कल बड़ा खींचा था पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को, जिसके के ऊपर फिर बड़ा एतराज़ जाहिर किया था जो लॉ मिनिस्टर थे आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कि ये बिला वजह जो है इनके पास कोई मैंडेट तो है नहीं, तो ये क्यों सीनियर ऑफिशियल्स को जो है वो ड्रैग कर रहे हैं, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि इंटेलिजेंस एजेंसियों के अफसरों को भी और प्राइम मिनिस्टर को भी मैं बुलाऊंगा। ये एक हियरिंग कर रहे थे बलोच मिसिंग पर्सनस के ऊपर और ख़ास तौर पे ये जो कश्मीरी पोइट और जर्नलिस्ट अहमद फरहाद शाह साहब था, इसको जो अबडक्ट किया गया था इसके घर से, तो उस सिलसिले में बात कर रहे थे। आज उन्होंने कहा है जी कि मुझे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, अगर कोई भी एजेंसी जो स्पाई एजेंसीज़ हैं अगर वो अनलॉफुल काम नहीं कर रही हैं तो मुझे उस पर कोई नहीं, और अगर पर लॉ काम कर रही हैं तो फिर ठीक है, लेकिन अदरवाइज़ मुझे एतराज़ था कि ये जो अपने एक्सेसेस दिखाती हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। इन्होंने कहा था जी कि जो ये जो अगर इनको शाह साहब को रिकवर ना किया गया तो फिर जो है ये बातें आईएसआई और मिलिट्री इंटेलिजेंस की ज्यूरिसडिक्शन से अगर आगे चली गई तो इसका मतलब है कि ये अपना फेलियर ये शो करेंगे। तो उस पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि लॉ मिनिस्टर साहब ने बड़ा रिएक्शन भी शो किया था और इन्होंने फिर कहा था कि इस सिलसिले में मैं किसी भी जो है टॉप ऑफिशियल को अदालत में बुला सकता हूँ। बहरहाल जी आज इन्होंने जो है ये सारी क्लैरिफिकेशन दी। एक 3 मेंबर बेंच ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उन्होंने जी जो इमरान खान साहब के जो एक पटिशन आई थी इनके खिलाफ कि इनको डिसक्वालीफाई किया जाए इंटीरियन वाइट केस, उसके ऊपर जो है जी वो उन्होंने डिसमिस किया है इसको। और इनके ऊपर जो ये पटिशन डाली गई थी इमरान खान साहब के बारे में कि उन्होंने कहा था जी कि ये इन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं किया था अपनी एलेज डॉटर के बारे में अपने नॉमिनेशन पेपर्स में जब इन्होंने कंटेस्ट किए थे 2018 के जनरल इलेक्शन। ये जो बेंच था जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस अरबाब ताहिर और जस्टिस समन इम्तियाज़ जो हैं उसके ऊपर ये कॉन्स्टिट्यूट कर रहा था ये बेंच। और ये केस जो था पेंडिंग था सिंस मई 2023 जब 3 मेंबर बेंच ने ये केस को जो है सुना था
और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं उसने इसको डिसॉल्व किया था। डिसीजन जो था वो फिर 2 जजेस के पास चला गया था और फिर वो 2 जजेस जो उनमें से थे उन्होंने अपलोड कर दिया था कि जी हम ये केस जो है मेंटेनेबिलिटी के ऊपर नहीं जा सकता है। लेकिन ये कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं आमिर फ़ारूक साहब, जब तक उसके सिग्नेचर्स इसके ऊपर नहीं होंगे तो उस वक्त तक जो है ये इसका कुछ वैल्यू शायद नहीं रहेगा। लेकिन जस्टिस कियानी और ताहिर साहब जो थे उन्होंने कहा था कि ये जो है इसकी मेंटेनेबिलिटी ठीक नहीं है और इसीलिए उन्होंने अपना ओपिनियन जो है फिर ये जो इनकी वेबसाइट थी उसके ऊपर आज अपलोड कर दिया है। तो ये फिर सारी जनाब सूरत हाल आई सामने। दिल दुखाने वाली काफ़ी खबरें हैं। एक अच्छी खबर आपको पाकिस्तान से सुनाते हैं। पाकिस्तान ने जनाब अपना मल्टी मिशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसका के नाम है पाकसैट MM1 उसको अब ये लॉन्च करने का इरादा किया है मई 30 को। ये सारी डिटेल्स आज स्पार्को ने दी हैं और ये लोग लॉन्च करेंगे अपना ये सैटेलाइट जो है एट शी चैंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर चाइना से एज पार्ट ऑफ नेशनल स्पेस प्रोग्राम 2047। ये जो है एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन स्पार्को एंड चाइनीज़ एरो स्पेस इंडस्ट्री, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आपको पता ही है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी की बहुत ज़्यादा नीड्स बढ़ती चली जा रही हैं। बेतहाशा लोग जो हैं इंटरनेट और सैटेलाइट फ़ोन्स जो हैं और मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करने लगे हैं। तो वो जो स्पार्को है उसने अब ये इसके ऊपर और ज़्यादा अपनी जो स्किल्स हैं वो बढ़ाते हुए उन्होंने कहा जी कि ये हमारी जो सोशो इकोनॉमिक जो अपलिफ्ट है उसमें बड़ा हेल्प करेगा और डिजिटल पाकिस्तान की तरफ हमें मूव करने के लिए हेल्प करेगा। ये जो लॉन्च सेरेमनी है इसको लाइव टेलीकास्ट मीडिया के लिए किया जाएगा कराची और इस्लामाबाद के सेंटर से। और अभी तक जो है माशाल्लाह पाकिस्तान 6 एसेट्स जो है वो स्पेस में भेज चुका है जिनके के नाम है बदर ए, बदर बी, पाकसैट 1R, PRSS-1, पाक टेस्ट 1A और अभी जो हमने आपको बिल्कुल 15-20 दिन पहले iCube कमर के बारे में बताया था जो कि पाकिस्तान का फर्स्ट सैटेलाइट मिशन टू मून है। तो जो कि अब अच्छी खबर यह है कि इसने बड़ा सक्सेसफुली ऑर्बिट करना शुरू कर दिया है मून को और इसने मून के इमेजेस भेजे हैं क्योंकि ये लूनर ऑर्बिट में एंटर हो गया था। तो काफ़ी इसने इमेजेस भेजे हैं अब स्पार्को में और ये इसने जो था अपना रोटेशन कंप्लीट किया था 12 आवर्स में। तो बड़ा सक्सेसफुली पाकिस्तान जो है उसने आज ये अपना छठा जो सैटेलाइट है वो भी लॉन्च किया है। तो माशाल्लाह डूइंग वेरी वेरी वेल। वे टू गो, यस यस वे टू गो, बिल्कुल एब्सोल्युटली। आज जो ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी जिसको ओग्रा भी कहते हैं उसने आज जो मिनिस्ट्री है उसको कहा है कि भाई ये जो गैस की प्राइसेस हैं इसको कम करने की ज़रूरत है। यानी कि उन्होंने सजेस्ट किया है कि सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस कंपनी यानी कि SNGPL की प्राइसेस 10% और सुई सदर्न गैस को SSGC की कीमत 4% से कम करने की ज़रूरत है। और उन्होंने कहा जी कि इनकी प्राइसेस जो है वो कम करें बाय 179.17 फॉर SNGPL and 59.23 per MMBTU फॉर SSGC। तो ये अब आप सोचते होंगे कि ये MMBTU क्या है, मेट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट, उसमें ये जो है ये गैस को मेजर किया जाता है। तो उसके लिए इन्होंने ये कहा है और उन्होंने कहा जी कि ये जो फेडरल गवर्नमेंट है इसका अब हमें अप्रूवल चाहिए। इसके साथ साथ जो सोलर पैनल की मार्केट है जिसके के अंदर आजकल काफ़ी शोर मचा हुआ है और कल भी हमने आपको ये खबर सुनाई थी और फेडरल मिनिस्टर जो हैं अवैस खान लगारी उन्होंने भी कहा था कि ये IMF की तरफ से कोई हमें डायरेक्शंस नहीं आ रही हैं कि हमने ये जो नेट मीटरिंग है इसके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो देने हैं या उसको जो है कम उनकी प्राइसेस करनी है या ज़्यादा करनी है। और ये सिर्फ पैनिक फैलाया जा रहा है इस वक्त मार्केट के अंदर। बल्कि उन्होंने कहा जी कि 5 किलोवाट सोलर सिस्टम की जो कॉस्ट है अभी इस वक्त 2 साल पहले से भी बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन हम बिल्कुल इजाज़त नहीं दे सकते कि जो माफियाज बैठे हुए हैं ये जो डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में और उसको मिस यूज़ कर रहे हैं और प्राइसेस बिला वजह जो है उसको हाइक कर रहे हैं, तो हम उनको इजाज़त नहीं दे सकते कि इस चीज़ को आप मिस यूज़ करें। इसलिए हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं और ये लोगों के लिए भी अच्छा होगा अगर हम प्राइवेटाइज करेंगे तो जो बिल्स हैं आपके नीचे आएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने हर कंज्यूमर को कहा कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ये जो है क्लीन एनर्जी और लोअर पावर कंज्यूमिंग जो हैं सिस्टम्स उनकी तरफ जाएं, यानी कि सोलर एनर्जी पैनल्स वगैरह लगाएं ताकि आपके बिजली के बिल जो हैं बाकी चीज़ों के बिल्स भी कम आएँ।
और जनाब अभी हमने कल ही कहा था कि इंडिया और कनाडा के बीच में कुछ फड्डे नहीं लग रहे। लो भाई आज फिड्डा फिर से खुल गया उधर इंडिया में। ओ माय गॉड, आज फिर से जनाब खुल गया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है जी इंडिया की, NIA, उसने जनाब आज फिर से इशू किया है चार्जशीट अगेंस्ट कनाडा बेस्ड प्रो खालिस्तानी टेररिस्ट अर्शदीप सिंह और उसके जो 3 एड्स हैं फॉर कंस्पायरिंग फॉर टेरर अटैक्स इन पार्ट्स ऑफ पंजाब एंड दिल्ली। तो NIA ने कहा जी कि हम ये जो स्लीपर सेल्स चला रहे हैं विच आर ऑपरेटेड बाय दिस अर्शदीप सिंह, जिसका के एलियास है अर्श डाला, इसको हम बिल्कुल ब्रेक करना चाहते हैं। वो कहते हैं जी कि ये तीनों जो इसके साथी हैं ये रन कर रहे हैं ये पूरे का पूरा सिंडिकेट इंडिया में ऑन खालिस्तान टाइगर फोर्स टेररिस्ट डालाज ऑर्डर्स। और जो 2 लड़के इन्होंने पकड़े हैं वो हैं हैरी मोर और हैरी राजपुरा, जिनको के बारे में उन्होंने कहा जी कि डाला से ऑर्डर्स लेते हैं, उससे ये फाइनेंसिंग लेते हैं और फिर उसके ऑर्डर्स के ऊपर जो है लॉजिस्टिक्स तैयार करते हैं, वेपन्स अरेंज करते हैं और फिर जाके ये सारा कुछ जो है ये इस तरह का ये टेरर अटैक्स जो हैं वो हिंदुस्तान के अंदर करते हैं। NIA ने कहा ना कि हमने मोर और राजपुरा को तो अरेस्ट किया था नवंबर 23, 2023 के अंदर, और फिर उसके बाद जो है एक राजीव कुमार था जो कि ऑपरेट कर रहा था इन स्लीपर सेल्स को, उसको भी अब हमने अर्लियर दिस ईयर जनवरी 12, 2024 को हमने किया है। लेकिन अभी भी ये जो अर्शदीप सिंह है ये वहाँ पे है कनाडा में, तो अब इसको हम जो है चाहते हैं कि ये भी पकड़ा जाए। तो ये फिर से जनाब कटा खुल गया है। ठीक है जी, एक हो गया। जो बीजेपी और कांग्रेस है जनाब उनके बीच में भी लड़ाई, बस रोज़ कोई ना कोई नई स्टोरी आती है। तो जाहिर है कि ये तो अब जब तक इलेक्शन चलेंगे, जब तक पूरे 7 फेजेस नहीं हो जाएंगे, ये रोज़ का मसला रहेगा। आज एक पब्लिक मीटिंग हो रही थी प्रयागराज यूपी के अंदर। मोदी जी जो है उसके अंदर बात कर रहे थे और उन्होंने कहा जी कि ये जो इन्होंने इंडिया अलायंस बनाया उसका उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा ये जो इंडिया अलायंस इन्होंने बनाया है और ये जो SP और कांग्रेस वाले हैं ये देखो ज़रा इन्होंने हिंदुस्तान का हाल क्या कर लिया है। इनको जब इंडिया की कोई तारीफ करता है तो इनसे डाइजेस्ट नहीं होती है, क्योंकि जो कांग्रेस का शहजादा है वो तो हिंदुस्तान से बाहर जा जाके हिंदुस्तान की बेइज्जतियां करता फिरता है। तो ये किस चीज़ के ऊपर क्या इनका एजेंडा, किस पे फाइट कर रहे हैं कि ये फिर से रीइंस्टेट करेंगे आर्टिकल 370 इन कश्मीर, ये कैंसिल करेंगे CAA, ये जो लॉ अगेंस्ट करप्शन है इसको खत्म करेंगे। तो ये वोट किस चीज पे मांग रहे हैं? और ये जो लैंड ऑफ प्रयागराज जो है ये क्या शहजादे की और बाकियों की बातें मानता है? क्योंकि ये शहजादा तो इस वक्त मेयर्स जो हैं रेबल्स उनकी जुबान बोल रहा है और एक्सटॉर्ट कर रहा है मनी इनोवेटिव तरीकों से। तो जो कांग्रेस है वो तो लोगों को बेसिक अमेनिटीज तक भी नहीं दे रहे हैं और 18,000 विलेजेस जो थे वो तो अभी भी 18th सेंचुरी में रह रहे थे हिंदुस्तान के अंदर जब तक बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं आई। तो ये सारी हिंदुस्तान के अंदर डेवलपमेंट जो है ये बीजेपी लेकर आई है। अब इसके ऊपर जाहिर है कांग्रेस ने भी चुप नहीं रहना था। कांग्रेस के प्रेसिडेंट जो है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने भी फिर खूब लैश आउट किया मोदी जी के ऊपर। उन्होंने कहा ये झूठों का सरदार है मोदी जी, और उन्होंने कहा जी कि ये सिर्फ राहुल गांधी को इसलिए अब्यूज करता है कि अपनी 10 साल की फेलियर जो है उसको ये छुपा नहीं सकता है। ये चाहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन खींच ले और डेमोक्रेसी को बर्बाद कर दे। और ये जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे हरियाणा के जगाधरी के इलाका में, और उन्होंने कहा जी कि मोदी जी ये जो क्लेम करते हैं मैंने ये किया वो किया, क्या किया हमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। हमारे तो जो लीडर्स थे जैसे कि इंदिरा गांधी, उन्होंने तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, एक सेपरेट कंट्री बांग्लादेश क्रिएट किया, कंट्री अपने को इंडिया को स्ट्रेंथन किया। तो जो मेन जो कॉन्ट्रीब्यूशंस इस मुल्क के अंदर हैं वो राजीव गांधी, नेहरू जी और इंदिरा गांधी जी ने किया है। इन्होंने क्या किया है बीजेपी ने? हरियाणा को ही देख लें, जब कांग्रेस के रूल के अंडर था 2004 एंड 2014 में तो कितना डेवलपमेंट यहाँ पे आया था। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट को शायद ये भूल गया है। वो कहते हैं जी मोदी जी कि मैं डबल इंजन गवर्नमेंट हूँ। तो डबल इंजन अगर गवर्नमेंट है तो उसमें फिर आपके जो क्लेम्स को बैक करने के लिए रिकॉर्ड्स कहाँ हैं? ये सिर्फ जो है कांग्रेस को कर सकते हैं अब्यूज और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ जब ये इनकी दोनों की आपस में लड़ाई चल रही थी तो इसी बीच में चूंकि अब इलेक्शंस हैं तो ये एक पूरी रिपोर्ट आई है कि कौन कितना खर्च कर रहा है इसके ऊपर। इसमें बताया जा रहा है, जो कि अक्सर कांग्रेस जो है वो बताती है कि जी बीजेपी की गवर्नमेंट जो है बेतहाशा ये जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन है जो कि गवर्नमेंट का अदारा है एड्स का, उसको गलत तरीके से अपने लिए यूज कर रही है और ऑपोजिशन को उसने दीवार के साथ लगाया गया है। जो नए आंकड़े आए हैं इसके उसके मुताबिक जो
बीजेपी है उसके लिए जो उसके जो स्लोगन्स थे उसके ऊपर ये इन्होंने बेतहाशा तकरीबन 4.65 मिलियन यूएस डॉलर्स जो हैं एड्स के ऊपर, गूगल एड्स के ऊपर लगाए हैं। और फ्रॉम नवंबर 2023 टू मार्च 15 2024 113 डेज में। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि ये जो है 41% मोर है जो कि कांग्रेस ने 6 साल में स्पेंडिंग की थी बिटवीन जून 2018 टू मार्च 15 और 2024। और बीजेपी जो है उसने भी बेतहाशा सेपरेटली भी पैसा स्पेंड किया एट द ट्यून ऑफ 3.7 मिलियन यूएस डॉलर्स ऑन एड्स टू हाईलाइट मोदी जी। तो वो कहते हैं जी कांग्रेस जो है वो तो इतना स्पेंड कर ही नहीं सकता ना, उसके पास इतने पैसे हैं। वैसे भी उनका आपको पता ही है कि फ्रीज कर दिए हैं इन्होंने सारे अकाउंट्स जो हैं। ते पायन एक कुछ चल रहे हैं हिंदुस्तान से भी, ठीक है। और जनाब संजय दत्त ने आज कहा है कि ही इज़ नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ अक्षय कुमार की जो फिल्म आ रही है वेलकम टू द जंगल। और वो कह रहे हैं जी कि मैंने इस फिल्म को किसी और रीज़न के लिए नहीं, सिर्फ हेल्थ इश्यूज़ के लिए छोड़ा है। उन्होंने सिर्फ एक दिन की शूटिंग की थी मड आइलैंड मुंबई में, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी कि मैं नहीं ये कर पाऊंगा क्योंकि इनके कैरेक्टर से बहुत सारा रिलेटेड है एक्शन, तो उन्होंने कहा कि मैं इतना एक्शन नहीं कर सकूंगा। वेलकम टू जंगल जो है ये वेलकम जो फ्रेंचाइज है इसकी ये 3rd इंस्टॉलमेंट थी और इसका ये हिस्सा थे, लेकिन अब ये कह रहे हैं जी कि मैं इस फिल्म में जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करूंगा बिकॉज ऑफ माई बैड हेल्थ। फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली जो हैं उनसे आज पूछा गया कि जी कुछ अर्सा पहले आपने कहा था कि साहिर लुधियानी के ऊपर आप एक मूवी बनाएंगे जिसका के नाम होएगा इंशाल्लाह, जिसके के अंदर होंगे सलमान खान और आलिया भट्ट, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो संजय लीला भंसाली ने कहा जी कि ये ऐसे ही नहीं होता कि बस आप मुंह उठा के यानी कि फिल्में बनाना शुरू कर देते हैं, आपको सोचना पड़ता है आप क्या बनाएंगे, कब बनाएंगे। ये एक इनर कॉल होती है आपको, एक जो फिल्म मेकर को आती है जिस पे वो बैठता है और सोचता है और कहता है कि भाई ये छोड़ो ये बनाओ। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं गंगूबाई काठियावाड़ी बुला रहा हूं लेकिन मेरे दिल से आवाज़ आ रही है कि नहीं इसको छोड़ो दूसरी फिल्म बनाओ, तो मैं बिल्कुल उसको रोक के दूसरी फिल्म जिसमें मेरा मन लगेगा उसको मैं बनाऊंगा। तो कोई भी फिल्म कितनी भी अच्छी लगे पेपर के ऊपर, लेकिन अगर मेरा मन उसमें नहीं होगा तो फिर मैं वो फिल्म नहीं बना सकूंगा। तो इसलिए मैं लुधियानवी साहब के ऊपर बनाऊंगा फिल्म, लेकिन मुझे अंदर से आवाज़ आनी जो है वो ज़रूरी है। और जनाब हाउसफुल 5 जो थी वो भी आने वाली थी और इसमें आपको पता ही है कि ये कॉमेडी ड्रामा होती है जिसको कि डायरेक्ट करते हैं तरुण मानसूखानी। तो इसके अंदर लोग फिर बड़े एक्साइटेड हो रहे थे कि अनिल कपूर और नाना पाटेकर की जोड़ी फिर से एक दफ़ा देखने को मिलेगी, लेकिन अब लग रहा है कि अनिल कपूर साहब जो है इस फिल्म में नहीं नज़र आएंगे क्योंकि प्रोड्यूसर साजिद नाडीड वाला जो है उनके साथ कोई फ़ी जो है वो इनकी सेट नहीं हो सकी, तो उस सिलसिले में अब ये फिर कंटिन्यू नहीं करेंगे। और इसीलिए जो नाना पाटेकर के रोल्स के जो सीन्स थे अनिल कपूर के लिए अब न्यूज़ यही आई है कि अब उनको फिर से जो है रीराइट किया जा रहा है क्योंकि जाहिर है कि अब अनिल कपूर जो हैं उनके साथ नहीं होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है जी पीसीबी, उसने कहा है कि हम वेस्ट इंडियन लेजेंड सर विवियन रिचर्ड जो है उसको लेंगे। अब पाकिस्तान की जो अपकमिंग T20 वर्ल्ड कप 2024 की जो टीम है उसको मेंटर करने के लिए ड्यू टू हिज एक्सपीरियंस एंड नॉलेज और जो इनका इम्पैक्ट है टूर्नामेंट्स के ऊपर, क्योंकि ये जो मैचेस हैं वर्ल्ड कप के इस दफ़ा T20 के वो 2 जून से शुरू हो रहे हैं वेस्ट इंडीज़ और USA के अंदर। तो आपको पता ही है कि विव रिचर्ड साहब जो हैं ऑलरेडी मेंटरशिप ऑफ़र करते हैं कोयटा ग्लेडिएटर्स को PSL में, तो वो कह रहे हैं जी कि इनको हम चाहते हैं। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि विव रिचर्ड जो है उन्होंने कहा जी कि उनकी बहुत सारी मीडिया कमिटमेंट्स हैं, तो अब अगर इनसे बातचीत चल जाती है और बन जाती है और ये कुछ टाइम निकाल लेते हैं तो फिर ये पाकिस्तान टीम के T20 में मेंटर होंगे। इसके साथ साथ अच्छी न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान का कि जो कल से जो T20 सीरीज़ इंग्लैंड में शुरू हो रही है उसमें वाइट बॉल हेड कोच गैरी कर्स्टन जो हैं उन्होंने इनको ज्वाइन कर लिया है। कल से ये मैचेस लीड्स में शुरू होंगे। पाकिस्तान अपना लेकिन जो वर्ल्ड कप जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका पहला मैच जो है जून 6 को खेलेगा USA के अगेंस्ट डैलस में, और इंडिया के खिलाफ जो है जून 9 को खेलेगा न्यूयॉर्क में। इसके अलावा पीसीबी ने कहा है कि उसने एक न्यू चीफ क्यूरेटर जो है उसको अपॉइंट करना चाहते हैं और इसके अंदर सबसे बड़ा नाम जो आ रहा है वो ऑस्ट्रेलिया के
टोनी हेमिंग का आ रहा है, क्योंकि वो कहते हैं जी कि टोनी हेमिंग जो हैं उनका बड़ा तजर्बा है और ये जो हैं बिल्कुल ग्रेट फिट हैं, क्योंकि ये चीफ क्यूरेटर थे पर्थ स्टेडियम के भी और इन्होंने बहुत सारे फुटबॉल ग्राउंड्स भी सऊदी अरेबिया में बनाए हैं। इसके अलावा ये हेड क्यूरेटर थे ऑफ आईसीसी क्रिकेट एकेडमी। तो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले वो चाहते हैं कि ये जो 3 पिचेस हैं कराची, लाहौर, रावलपिंडी की, उसको ये फाइनलाइज करें और ये देखें। इससे पहले जो थे ये आगा जाहिद साहब जो थे, लेकिन ये हेमिंग जो हैं अब इनको रिप्लेस करेंगे। जो आगा जाहिद थे उन्होंने ज्वाइन किया था पीसीबी के जो क्यूरेटर्स कमेटी थी उसको 2001 में, उनको फिर से अपॉइंट किया गया था चीफ क्यूरेटर इन 2004। इन्होंने 2020 में रिज़ाइन किया था, लेकिन इनको फिर से रीअपॉइंट किया था रमीज़ राजा ने 2021। लेकिन अब जो हैं वो आगा जाहिद साहब छोड़ रहे हैं तो उसकी जगह पे ही आ सकते हैं। और जनाब बाबर आजम साहब, उनको देखा गया गैरी निकल्स की फैक्ट्री के अंदर एक बैट अपने लिए पसंद करते हुए, और इनके साथ रिजवान भी थे। ये गए हुए थे ससेक्स में लीड से, वहाँ पे बैट फैक्ट्री में। तो बैट फैक्ट्री वाले जो हैं गैरी निकल्स वाले, उन्होंने एक कैप्शन डाला। उन्होंने कहा कि हाउ विल बाबर आजम गेट ऑन विद बैट ग्रिपिंग मशीन। तो बाबर जो है उसने ये शेयर किया अपना ये वीडियो इनके इंस्टाग्राम पे। गैरी निकल्स ने भी अपने जो कंपनी है उसने अपने इंस्टाग्राम पे किया, और विद इन फ्यू आवर्स जो है 1.7 मिलियन के करीब जो इनके व्यूअर्स हैं उनने मोस्टली जो है इनको देखा। तो बहुत ज़्यादा मोस्ट वॉच इनका ये वीडियो रहा। इसके साथ साथ बाबर आजम ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अहेड ऑफ पाकिस्तान स्क्वाड्स अनाउंसमेंट फॉर T20 वर्ल्ड कप, उसने उन्होंने कहा जी कि हम अपनी पोजीशंस जो हैं ज़्यादा चेंज करने की कोशिश नहीं करेंगे और मैं जो है मोस्ट प्रोबेबली 1 डाउन आऊँगा। यानी कि जैसे लोग समझ रहे थे कि रिजवान के साथ यही ओपन करेंगे, वो कह रहे हैं नहीं। तो अब अगर ये 1 डाउन होंगे तो हो सकता है कि रिजवान और साइम अयूब जो है वो ओपन करेंगे। फ़खर जमान भी ओपन कर सकता है, लेकिन इसके साथ साथ फ़खर जमान जो है वो नंबर 4 पोजीशन पे भी खेल सकता है। तो स्क्वाड जब आएगा तो उस पर पता चलेगा। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज़ अगेन, दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान। जैसे हमने आपको कल भी एक बड़ी अच्छी पाकिस्तान की स्पोर्ट्स की खबर सुनाई थी, आज भी पाकिस्तान टीम जो है उसने जी बैक टू बैक 2 विन्स ली हैं इन ATP 12 एंड अंडर टीम कंपटीशन रीजनल क्वालिफाइंग इवेंट इन साउथ एशियन खटमंडू, जो कि नेपाल के अंदर जो हो रहे हैं ये मैचेस। डे 2 में पाकिस्तान टीम जो है उसने 3-0 से नेपाल को हराया। जो फर्स्ट सिंगल्स थे उसमें राशिद अली बचारी जो हैं उन्होंने आउट प्ले किया था डालाकोटी बिशीश को 6-3-6-0 से। उसके बाद एम शियान अफरीदी जो है उन्होंने बीट किया नावाली निश्चल को 6-1-6-1 से सेकंड सिंगल्स में। डबल्स में फिर से अफरीदी और जुनैद खान ने डिफीट किया डालाकोटी बिशिश को और आलम शाह नवाज को बाय 6-1-6-0। पाकिस्तान जो है अब कल उसका मुकाबला जो है ATF का वो श्रीलंका से है। तो भाई नाइस, बहुत अच्छा स्पोर्ट्स में कर रहा है पाकिस्तान। तो अभी हाँ इंशाल्लाह जीतेंगे ये लोग कल।